आज अभियान लेक्चर लेने नहीं आया था। फर्स्ट हाफ के सभी क्लास कंप्लीट होने के बाद तीनों घर जाने के लिए निकलती हैं, क्योंकि उन्हें आज से प्रैक्टिस करना था। तभी क्लास से निकलते ही सोनल उनका रास्ता रोक लेती है। तो दिविसा कहती है, साइड हटो, हमारा रास्ता रोकने का क्या मतलब है? तो सोनल कहती है, ओह, तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है? क्यों, क्या करोगी अब? अभियान सर को जाकर बताओगी? आखिर इसलिए तो प्रोफेसर पर डोरे डालती हो ना। उसने ये बात इतनी जोर से कही थी कि सभी का ध्यान उनकी तरफ आ जाता है और सभी एक दूसरे से फुसुर फुसुर करने लगते हैं और दिविसा को बुरा भला बोलने लगते हैं। दिविसा सबकी बातों को इग्नोर करके आगे जाने लगती है। तो एक बार फिर से सोनल उसका रास्ता रोक लेती है और बहुत ही बेशर्मी से कहती है, क्या हुआ? अब छुपाना है तुम्हें ये सब? जब सर पर डोरे डाल रही थी तब नहीं सोचा तुमने? वहीं उसकी बात सुनकर पिया को गुस्सा आ जाता है और चिल्लाते हुए कहती है, अपनी औकात में रहो सोनल, ऐसा नहीं हो कि बाद में पछताना पड़े। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिविसा और अभियान सर के बारे में बुरा बोलने की? सोनल को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो हाइपर होकर कहती है, तुम क्यों इसका साथ दे रही हो? कहीं तुम्हारा भी तो दिल नहीं आ गया प्रोफेसर पर? उसने इतना कहा ही था कि पिया खींच कर एक तमाचा उसके गाल पर जड़ देती है, जिससे वहां एकदम शांति पसर जाती है। सोनल को इससे बहुत इंसल्ट फील होता है और वो गुस्से में पिया पर हाथ उठाती है कि तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वो जब देखती है कि किसने उसका हाथ पकड़ा है तो उसका चेहरा पूरा पीला पड़ जाता है, क्योंकि उसका हाथ अभियान ने पकड़ा था और उसके साथ ही सिर्फ प्रिंसिपल भी थे। अभियान गुस्से में सोनल को घूर रहा था, उसकी पूरी आंखें लाल थीं। फिर वो एकदम से सोनल के हाथ को झटक देता है और वो नीचे गिर जाती है। फिर अभियान अपने पॉकेट से अपना रुमाल निकालता है और अपना हाथ साफ करता है, जैसे उसने कोई गंदी चीज छू लिया हो। और ये देखकर सोनल की गुस्से में अपनी मुट्ठी कस जाती हैं। तभी अभियान गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन अभियान रायजादा की बहन पर हाथ उठाने की? वहीं उसकी बात सुनकर सभी शौक हो जाते हैं। दिविसा और बेदू दोनों पिया की तरफ देखने लगती हैं और पिया कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है दिव्य और बेदू दोनों उसे ही आंखें छोटी करके घूर रही हैं। तो पिया अपने दांत चमका देती है। वहीं सोनल की तो ये सुनकर हालत ही खराब हो जाती है। तो वो हिम्मत करके बोलती है, सर वो पहले पिया ने मुझ पर हाथ उठाया था। तो अभियान अपनी एक आईब्रो उठाकर बोलता है, उसने तुम पर हाथ क्यों उठाया ये भी बता दो। तो सोनल चुप हो जाती है। उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो अब आगे कुछ कहे। अभियान फिर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तो कल क्या हुआ था ये तुम बताओगी या फिर मैं बताऊं? अब तो सोनल को डर से पसीना आने लगता है। फिर प्रिंसिपल सर खुद अपने फोन में सबको सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं, जिसमें सोनल उन्हें लाइब्रेरी में बंद कर रही थी। ये देखकर सब शौक रह जाते हैं। फिर प्रिंसिपल बोलते हैं, हमारे कॉलेज में ये बहुत ही घटिया हरकत की गई है। कॉलेज के प्रोफेसर और स्टूडेंट की इमेज को खराब करने की कोशिश की गई है, इसलिए सोनल को रेस्टिकेट किया जा रहा है। फिर अभियान बोलता है, और मैं ये कोशिश करूंगा कि इसे इस शहर में तो अब किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। इतना सब होने के बाद अभियान दिविसा की तरफ देखता है, जो बहुत प्यार से उसे ही देख रही थी। अभियान उसे देखकर अपनी पलकों को झपका देता है, फिर वहां से निकल जाता है। फिर सिर्फ दिविसा के बालों में हाथ फेरता है और वो भी चला जाता है। बेदू कहती है, चलो बढ़िया है, सब कुछ सॉल्व हो गया। लेकिन यह सोनल इतनी बुरी निकलेगी हमने कभी सोचा नहीं था। फिर वो पिया की तरफ घूर कर देखती है और कहती है, सर क्या बोल रहे थे कि तुम उनकी बहन हो? एक्सप्लेन करोगी अब हमें? वही बेदू की बात सुनकर के दिवी का भी ध्यान उसकी तरफ जाता है और वो भी सवालिया नजरों से पिया की तरफ देखती है। तो पिया दोनों को देखने से हड़बड़ा जाती है और कहती है, वो मैं क्या, वो मैं लगा रखा है तुमने? अब सच बताओगी या अब भी नहीं बताना है? इस बार दिवी थोड़ी ऊंची आवाज में कहती है। तो पिया सिर झुकाकर कहती है, वो सच में मेरे भाई हैं। वो तो मैंने ही भाई को मना किया था कॉलेज में बताने से, क्योंकि मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही रहना चाहती थी। अब तुम ही बोलो, ट्रस्टी की बहन होने पर कोई मुझे नॉर्मल ट्रीट करता है क्या? क्या? इस बार दिव्य और वेदु दोनों साथ में चिल्लाती हैं। अब क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो तुम दोनों? पिया उनसे पूछती है। दिव्य, तुमने अभी कहा ट्रस्टी की बहन,
मतलब तुम सिर्फ भाई की बहन हो? पिया: नहीं, अभियान भाई और शिव भाई दोनों ही कॉलेज के ट्रस्टी हैं, और भाई को पढ़ाने का शौक है, इसलिए वो पढ़ाते भी हैं। बेदू: हमें तो यह बात पता ही नहीं थी। पिया: हम न्यू स्टूडेंट हैं, इसलिए नहीं पता है। वैसे कॉलेज में ये बात सब जानते हैं। बात करते करते तीनों कैंपस के बाहर आ जाती हैं। आज तीनों को पिया के घर जाना था प्रैक्टिस के लिए, तो तीनों साथ में निकल जाती हैं। इधर अभियान और शिव कार में बैठे थे, वो अपनी कंपनी जा रहे थे। तभी शिव बोलता है: मुझे लगता है तुझे दीदी से बात करनी चाहिए, वो ठीक है या नहीं, क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत बुरा रहा होगा। अभियान: हाँ, मुझे भी लगता है, शाम को बात कर लेंगे। दूसरी तरफ पिया की कार ट्रैफिक में फंस गई थी। वहाँ और कोई भी ट्रैफिक में था जिसकी नज़र उनकी कार में ही थी, और वो कार में बैठा इंसान कहता है: ये यहाँ दिल्ली में कहीं है, उसे तो नहीं ढूंढ रही है। तभी ट्रैफिक क्लियर हो जाता है और इधर पिया की कार वहां से निकल जाती है, और दूसरी कार में बैठे इंसान को समझ में नहीं आता कि दिविसा आखिर थी किसके साथ, और वो अभी भी इसी ख्याल में था कि क्या उसे इसके बारे में पता है कि दिविसा यहाँ दिल्ली में है। दूसरी तरफ अभियान अपने ऑफिस में बैठा था, तभी उसका फोन रिंग करता है। वो देखता है कि उसकी मॉम का कॉल है। वो तुरंत ही कॉल उठा लेता है। वो कुछ बोलता उससे पहले ही दूसरी साइड से आवाज आती है: देखो अभियान, आज तुम्हें कुछ भी हो जाए, घर आना पड़ेगा। 1 महीना होने को है और तुम अभी तक एक बार भी घर नहीं आए हो। तुम्हारा एक परिवार है, क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आती? अभियान: मॉम प्लीज अपना ड्रामा बंद करिए। आप जानती हैं कि यहाँ से कॉलेज और ऑफिस दोनों नज़दीक हैं, इसलिए मैं यहाँ रहता हूँ। और रही बात घर आने की, तो पक्का संडे को आऊँगा। शीतल जी थोड़ा गुस्सा में कहती हैं: आज मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनने वाली, तुम्हें यहाँ जाना ही होगा। मेरा बहुत मन है तुमसे मिलने का। और हाँ, याद रहे, उस नालायक शिव को भी ले आना। तू नहीं आता तो वो भी नहीं आता। और बिना कुछ सुने फोन काट देती हैं। इधर अभियान अपना फोन घूरता है, फिर शिव को कॉल लगा देता है। शिव: हेलो, हाँ बोल, क्या बात है? अभियान: घर चलते हैं, मम का ऑर्डर है। वैसे तो मम ने डिनर पर बुलाया था, लेकिन अभी ही चलते हैं। वैसे भी आज कोई जरूरी काम नहीं है ऑफिस में। ठीक है, आधा घंटा रुक, मैं एक फाइल रीड कर रहा हूँ, फिर निकलते हैं। शिव जवाब देता है। राजराधा मेंशन। पिया अपने घर पहुंचती है। दीदी और वेदु भी उसके साथ ही थे। तीनों अंदर आते हैं। हॉल में ही शीतल जी बैठी थी। पिया जैसे ही उन्हें देखती है, भागकर उनके पास जाती है और बगल में बैठकर साइड हग करती है। शीतल जी उसके बालों को सहलाते हुए कहती हैं: कैसा रहा आज का दिन बेटा? मम, बहुत अच्छा, पिया जवाब देती है। ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ तब तक। तभी उनका ध्यान गेट पर खड़ी दिव्य और बेदू पर जाता है, तो वो उधर ही देखने लगती हैं। तो पिया का ध्यान भी उधर जाता है, तो वो अपने सिर पर टपली मारते हुए कहती है: ओह सॉरी सॉरी, मैं भूल गई। फिर वो जल्दी से दोनों की तरफ जाती है और उनका हाथ पकड़कर अंदर लाती है और कहती है: मम, इनसे मिलिए, ये दोनों मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड हैं। दोनों शीतल जी को नमस्ते करती हैं और पैर छूती हैं। तो शीतल जी उन्हें रोककर कहती हैं: नहीं बेटा, बेटियां पैर नहीं छूती। फिर वो दिविसा को बहुत ध्यान से देखने लगती हैं, जिससे दिविसा असहज महसूस करने लगती है। तभी शीतल जी बोलती हैं: बेटा, क्या हम पहले भी मिले हैं क्या? दिव्य को समझ में नहीं आता कि शीतल जी ऐसा क्यों पूछ रही हैं, लेकिन फिर भी वो बोलती हैं: नहीं आंटी, हम 1 महीना पहले ही दिल्ली आए हैं। शीतल जी कहती हैं: हो सकता है मुझे गलतफहमी हुई होगी। फिर थोड़ा सोचकर बोलती हैं: तुम्हारी शक्ल बिल्कुल मेरे किसी जानने वाले से मिलती है, इसलिए शायद मुझे ऐसा लगा। फिर वो कहती हैं: अच्छा ठीक है बेटा, आप लोग फ्रेश हो जाओ, फिर मैं आप लोगों के लिए लंच तैयार कर देती हूँ। तीनों सेकंड फ्लोर पर चली जाती हैं। उस फ्लोर में पिया का रूम था और 2 गेस्ट रूम, तो वो दोनों को अपना अपना रूम दिखा देती है और बोलती है: दोनों अलग अलग रूम में फ्रेश हो जाओ, इससे जल्दी हो जाएगा। फिर नीचे चलकर लंच करेंगे, बहुत भूख लगी है। और फिर पिया भी अपने रूम में चली जाती है। घर के बाहर शिव की कार आकर रुकती है। फिर दोनों कार से बाहर निकलती हैं। फिर शिव कहता है: देख अंदर, पहले तू जा, क्योंकि मैं पहले अंदर गया तो आंटी तो मुझ पर बरस ही जाएंगी। अभियान शिव को एक नज़र देखता है, फिर अंदर चला जाता है। शिव भी उसके पीछे चल देता है। दोनों अंदर आते हैं
तो उन्हें कोई नजर नहीं आता, पर खाने की खुशबू समझ आता है कि शीतल जी खाना बना रही हैं। क्योंकि यह सेब के हाथों की खुशबू नहीं थी, तो दोनों जल्दी से अपने रूम में फ्रेश होने चले जाते हैं। अभियान और शिव जैसे ही सेकंड फ्लोर पर पहुंचते हैं, अभियान का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो तुरंत अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से कहता है, वो यहाँ क्या करेगी। फिर वो थर्ड फ्लोर पर चला जाता है, जहाँ उसका रूम था। शिव का रूम सेकंड फ्लोर में ही था। वो अपने रूम में जाता है, फिर कपबोर्ड से अपने कपड़े निकालता है और रूम में ही अपने कपड़े खोलने लगता है। फिर टॉवल कमर पर लपेट लेता है। तभी उसके फ़ोन में किसी का कॉल आता है और वो फ़ोन में बात करने लगता है। तभी बाथरूम खुलता है और उसमें से बेदू बाहर आती है और उसे अपने रूम में टॉवल में लड़का दिखता है, क्योंकि शिव का फेस दूसरी तरफ था, जिससे वो जोर से चीखती है और अपनी आंखों पर अपना हाथ रख लेती है। वहीं अपने रूम में एक लड़की की आवाज़ सुनकर शिव जल्दी से फ़ोन काट कर पीछे मुड़ता है। अपने सामने बेदू को देखकर वो शॉक हो जाता है। बहुत देर तक बेदू को जब किसी की आवाज़ नहीं आती, तो उसे लगता है उसका वहम है। तो वो अपनी आंखों से हाथ हटाती है, लेकिन अपने सामने शिव को देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। वो उसके पास जाकर उसकी चेस्ट पर मुक्का मारकर कहती है, तुम बेशरम इंसान, शर्म नहीं आती है ऐसे बिना कपड़ों के लड़की के रूम में आने में। वही मुक्का मारने से शिव होश में आता है और जल्दी से बेदू का हाथ पकड़कर कहता है, हेलो मैडम, लगता है बहुत जल्दी है आपको मेरे रूम को अपना रूम कहने की। तभी तो पूरे हक से इसे अपना रूम बोल रही हो। बेदू चिढ़कर कहती है, पहले तो ये बताओ कि तुम पिया के घर में क्या कर रहे हो और तुम्हारा रूम कैसे हो गया ये। शिव उसे कमर से पकड़कर कहता है, जान तुम्हें पता चल गया होगा कि पिया अभियान की बहन है और उसके घर में मेरा भी रूम है, क्योंकि मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ। तुम छोड़ो हमें, नहीं तो मार दूंगी तुम्हें, देखना। बेदू मुंह बनाते हुए कहती है, हाय, मार तो तुमने बहुत पहले ही दिया है मुझे। शिव कहता है, देखो प्लीज छोड़ो हमें, जाओ कपड़े बदल लो, पिया आ जाएगी तो क्या सोचेगी। बेदू इस बार रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, तो शिव नामे अपनी गर्दन हिला देता है और कहता है, पहले किस करो फिर छोड़ दूंगा। वो अपने होठों पर उंगली रखकर इशारा करते हुए कहता है। बेदू ये सुनकर उसे घूरने लगती है। घूरने नहीं कह रहा हूँ, किस करने के लिए कह रहा हूँ। जल्दी किस करो, नहीं तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला मैं। आखिर में थककर बेदू उसकी बात मान जाती है। फिर वो उसके होठों की तरफ बढ़ती है और एक लाइट किस कर देती है। लेकिन जैसे ही वो अलग होने वाली होती है, शिव उसकी गर्दन को पकड़कर उस किस को फैसिनेट बना देता है। एक कमरे में बैठी एक लड़की इधर उधर घूम रही थी और खुद में भी बड़बड़ा रही थी, नहीं नहीं, वो यहाँ कैसे हो सकती है। क्या वो यहाँ जीत के लिए आई है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। जीत से मैंने शादी की है, वो बस मेरा है। राधिका का, उसे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, और अगर जीत भी मुझसे खुद दूर होना चाहे तो वो भी नहीं जा सकता, जब तक मैं खुद उसे खुद से दूर नहीं कर देती। फिर कुछ सोचते हुए राधिका कहती है, क्या जीत को पता है कि दिविशा दिल्ली में है। क्या उसने मुझसे ये बात छिपाई है। अगर उसने ऐसा किया होगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सब कहते हुए वो बहुत गुस्से में लग रही थी। रायजादा मेंशन। दिविसा फ्रेश हो चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, तो वो रूम को अच्छे से देखने लगती है। तो उसे साइड में रखा म्यूजिक सिस्टम दिखा, तो उसने जल्दी से उसमें कम ही आवाज में गाना बजा दिया। धीरे धीरे उसके पैर अपने आप थिरकने लगे। डांस करते हुए उसे होश ही नहीं रहा कि वो अभी रायजादा मेंशन में है, क्योंकि उसे बचपन से डांस बहुत पसंद था। छोटी थी तब उसे डांस सिखाया जाता था, लेकिन बाद में उसे ये सब करने में मना कर दिया गया था। लेकिन वो छिपकर अपनी प्रैक्टिस कर लिया करती थी। दूसरी तरफ अभियान भी नीचे जा रहा था। उसे फिर सेकंड फ्लोर में आके वही एहसास होने लगा। वो वापस अपने दिल पर हाथ रख लेता है और धीरे धीरे वहां सहलाने लगता है। फिर उसके कदम अपने आप दिव्य के रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। वो धीरे से रूम के डोर को हल्का धक्का देता है, जिससे थोड़ा सा दरवाजा खुलता है और वो अंदर रूम में झांक कर देखता है, तो उसकी सांसें थम सी जाती हैं। उसके सामने दिविसा का खूबसूरत चेहरा आ जाता है। अपने ही धुन में नाचती दिविसा को देख उसे समझ ही नहीं आता कि यह सच है या सपना। वो धीरे धीरे उसके पास पहुंच जाता है। वैसे ही अचानक सॉन्ग चेंज हो जाता है। तू सफर मेरा
है तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ये दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ये दिल है मुश्किल। जैसे ही ये गाना बजता है, अभियान दिविसा के पीछे पहुंच जाता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है और डांस करने लगता है। वहीं दिविसा जब किसी के टच को महसूस करती है तो डर जाती है, लेकिन तुरंत उसे एहसास होता है कि उसके पीछे अभियान है। दोनों ही एक दूसरे का साथ देते हुए डांस करने लगते हैं। अभियान उसे झटके से अपनी तरफ पलट देता है, फिर उसकी कमर में अपने हाथ लपेट देता है, तो वहीं दिविसा की पकड़ उसके कंधे पर जकड़ जाती है। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खोए हुए डांस करने लगते हैं। दोनों का दिल काफी शोर कर रहा था। अचानक ये अभियान दिविसा की तरफ झुकने लगता है। यह महसूस करके दिविसा की आंखें बंद हो जाती हैं। अभियान भी अपनी आंखों को बंद करके उसके होठों की तरफ बढ़ने लगता है। दोनों के होंठ के बीच अब 1 इंच की भी दूरी नहीं थी। दोनों की पहली किस हो पाती उससे पहले ही हमारे अभियान बाबू का फोन बज जाता है और इसे अभियान की आंखें तुरंत खुल जाती हैं, जिससे वो अपने सपनों की दुनिया से बाहर आता है। वो अपने अगल बगल देखता है तो वो अभी भी रूम के बाहर खड़ा था। वो एक बार फिर रूम के अंदर देखता है तो उसे दिवी कहीं नजर नहीं आती। अब हद ही हो गया, हमारे अभियान बाबू तो सपने में भी किस नहीं कर पाते हैं। फिर वो खुद पर हंसता है ऐसे सपने के लिए और अपने बालों में हाथ फेर कर नीचे चला जाता है। तभी रूम में दिविसा आती है, जो बालकनी में गई थी फोन करने। इधर अभियान नीचे जाता है तो देखता है उसकी मम खाना डाइनिंग टेबल पर लगा रही थी, तो वो जाकर अपनी मम को साइड हक करके हेड चेयर पर बैठ जाता है। आज दादी नीचे नहीं थी, उनका खाना उनके रूम में पहुंचा दिया गया था। अभियान को वही देख शीतल जी खुश हो जाती हैं और कहती हैं, अरे वाह क्या बात है, तुम तो लंच में ही पहुंच गए, चलो अच्छा है। अभियान उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है, फिर कहता है, मम आपने बुलाया है तो आना तो था ही। फिर डाइनिंग टेबल को देखते हुए कहता है, क्या हुआ, आज कुछ स्पेशल है जो इतना कुछ बना है। शीतल जी कुछ कहती, तब तक आदि भी घर के अंदर आता है और कहता है, क्या बात है, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और आकर तुरंत एक चेयर पर बैठ जाता है। वो जैसे ही कुछ छूने को होता है, तभी शीतल जी उसके हाथ पर मारते हुए कहती हैं, आदि पहले फ्रेश होकर आओ। तो आदि उन्हें मुंह बनाकर देखता है, तो अभियान कहता है, मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा, जल्दी जाओ रूम में, नहीं तो तुम्हें लंच नहीं मिलेगा। वहीं अभियान की बात सुनकर आदि तुरंत अपने रूम की तरफ भाग जाता है। फिर शीतल जी अभियान से पूछती हैं, और शिव कहाँ है, वो नहीं आया, और मायूस हो जाती हैं। अभियान कुछ बोलता तभी सीढ़ी की तरफ से आवाज आती है, ऐसे कैसे नहीं आया हूँ, आपने बुलाया और हम चले आए। शीतल जी उसके कान खींचती हैं, जिससे शिव की चीख निकल जाती है। फिर शीतल जी कहती हैं, एक तो कभी आता नहीं है और ऐसे दिखा रहा है जैसे पता नहीं मेरे एक बार बुलाने से यहाँ पहुंच जाता है। फिर शिव अपना कान छुड़ाकर शीतल जी को कस के गले लगा लेता है, फिर कहता है, सॉरी आंटी, पर आप जानती हैं मैं यहाँ क्यों नहीं आता। वही यह सुनकर शीतल जी की आंखें नम हो जाती हैं, तो शिव उनके आंसू पोंछकर अपने पास वाली चेयर पर बैठा देता है। फिर बोलता है, अब क्यों रो रही हैं आप, अब तो मैं आ गया हूँ ना, और आज मैं कहीं नहीं जाने वाला। आज दिन भर आपके हाथ का टेस्टी टेस्टी खाना खाऊंगा, आपकी गोद में सिर रखकर सोना है मुझे। आज आपसे खूब सारी बातें करनी है। वहीं उसकी बात सुनकर शीतल जी और अभियान के दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। फिर शीतल जी कहती हैं, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग अभी लंच में आओगे, लेकिन अब डिनर में सब तेरी पसंद का खाना बनाऊंगी। फिर वो सिप की प्लेट में खाना निकालने लगती हैं और तब तक पिया भी नीचे आती है और कहती है, अरे भाई आप दोनों आज यहाँ। फिर वो शीतल जी को देखती है और मुंह बनाते हुए कहती है, लो हो गया माँ बेटे का ड्रामा शुरू, अब तो हम यहाँ रहेंगे ही नहीं इनके लिए। फिर वो अभियान की तरफ देखकर कहती है, भाई खुद ही निकाल लीजिए अपना खाना, क्योंकि मम हमारे लिए तो खाना निकालने से रहीं। तभी वहाँ बेदू और दिवी भी आ जाती है। दिविसा ने अभी तक अभियान को नहीं देखा था। वो शिव को देखकर कहती है, अरे शिव भाई आप यहाँ, और जाकर उसके गले लग जाती है। तो शीतल जी कंफ्यूजन से उन्हें देखती हैं, तो शिव कहता है, आंटी ये मेरे पड़ोसी हैं और मैं इसे अपनी बहन मानता हूँ। तो शीतल जी भी अपना सिर हिला देती हैं। दिविसा भी ध्यान नहीं देती और शिव की बगल में बैठ जाती है। उसने ध्यान ही नहीं दिया
कि उसकी दूसरी साइड अभियान बैठा है। तभी अचानक से बेदू कहती है, अभियान सर। वहीं अभियान का नाम सुनकर दिव्य बेदू की तरफ देखती है तो वो बगल में देखने का इशारा करती है। तो दिविसा डरते हुए अपनी बगल में देखती है तो अभियान उसे ही गुस्से से घूर रहा था। वहीं यह देखकर दिविसा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तो शीतल जी कहती हैं, तुम लोग चुपचाप अपने खाने में ध्यान दो। ये यहाँ कोई प्रोफेसर नहीं है जो तुम लोग उससे डर रही हो। फिर वो सबसे कहती हैं, चलो अब खाना स्टार्ट करो। तभी आदि भागता हुआ आता है और कहता है, ऐसे कैसे मेरे बिना खाना स्टार्ट होगा। फिर टेबल पर अपनी नज़र घुमाते हुए कहता है, आज तो टेबल पर स्वाद के साथ खूबसूरती भी है। 4 ब्यूटीफुल लेडीज एक साथ, वाह आज तो मज़ा आएगा। और हंसने लगता है। उसकी बात सुनकर सभी लेडीज मुस्कुराने लगती हैं। तभी शीतल जी कहती हैं, चलो अब बातें ख़त्म करो और खाना स्टार्ट करो सब। फिर वो सबको अपने हाथ से खाना खिलाना स्टार्ट करती हैं। वहीं यह देखकर वेदू की हंसी छूट जाती है तो सब उसे देखने लगते हैं। तो वो कहती है, नहीं बस ऐसे ही कुछ याद आ गया। फिर आदि कहता है, मम आप कभी हम तीनों को तो ऐसे अपने हाथों से नहीं खिलाती, बस सिर्फ भाई को ही ऐसे खिलाती हैं। और मुंह बना लेता है। सिर्फ बोलता है, शांति से अपने खाने पर ध्यान दे वरना खाना नहीं मिलेगा आज, और नज़र मत लगा मेरे खाने में। तो पिया कहती है, क्यों भाई आपको भूख नहीं है क्या जो आप माँ बेटे के बीच में पड़ रहे हो। ज़्यादा बीच में घुसने लगे तो दोनों आपको दिन भर खाना नहीं देंगे, समझी। वही उसकी बात से दिव्य और बेदू कंफ्यूज होकर उन्हें देखने लगती हैं। तो पिया उनकी कंफ्यूजन को दूर करते हुए कहती है, यार तुम दोनों ऐसे मत देखो। तो दोनों चुपचाप खाना खाने लगती हैं। इसी तरह हंसी मजाक करते हुए सभी अपना लंच खत्म करते हैं। सिब्बी शीतल जी को अपने हाथों से ही खिला रहा था तो उनका भी लंच हो जाता है। लंच के बाद तीनों लड़कियां डांस रूम में चली जाती हैं। अब हॉल में बस अभियान, आदि, शिव और शीतल जी रह गए। अभियान भाई बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। आदि बैठा मोबाइल में गेम खेल रहा था। शिव शीतल जी के पैर के पास वहीं नीचे बैठा था और अपना सर उनकी गोद में रखा हुआ था। शीतल जी धीरे धीरे उसके बालों को सहला रही थी। तभी वो बोलती हैं, बेटा राधा कैसी है, तुम्हारी माता जी से बात हुई क्या। वो तो आजकल किसी से बात ही नहीं करते। सिर्फ धीरे से सिर उठाकर उनको एक बार देखता है फिर बोलता है, हाँ कल बात हुई थी मेरी डैड से। एक्चुअली जब से पिया वापस आई है मम वापस से बिल्कुल चुप हो गई हैं। हालांकि पहले भी किसी से बात नहीं करती थी, बस पिया की बातों को रिस्पॉन्स करती थी, लेकिन अब तो किसी की बातों का रिस्पॉन्स नहीं करती। उनकी बात सुनने के बाद सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। तभी शीतल जी कहती हैं, मुझे माफ़ कर दो बच्चे, मैं कभी पिया को बुलाना नहीं चाहती थी अभी, लेकिन माँ जी की तबीयत ही इतनी खराब हो गई और उनकी जिद के कारण मुझे पिया को बुलाना पड़ा। आंटी आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं, और दादी की भी तो गलती नहीं है। उनकी भी तो एक ही पोती है पिया, उनका भी तो मन करता होगा ना अपनी पोती के साथ रहने का। फिर उन्हें गले से कहता है, पता नहीं कहाँ होगी मेरी बान्या और त्रिशा। शीतल जी उसका हौसला बनाते हुए कहती हैं, मिल जाएंगी दोनों, उम्मीद है मुझे। देखना बहुत जल्दी राधा बिल्कुल ठीक होगी। शिव कहता है, पता नहीं आंटी वो दिन कब आएगा। और उसकी आंखों से एक बूंद गिर जाता है जो शीतल जी की साड़ी में कहीं खो जाता है। थोड़ी देर बिल्कुल शांति के बाद शिव बोलता है, क्या हुआ आंटी, आप कुछ सोच रही हैं क्या, या आपको मुझसे कुछ बोलना है तो आप बिना किसी झिझक के बोलिए। शीतल जी बोलती हैं, हाँ बोलना तो था। फिर वो कहती हैं, सिर्फ पिया की जो दोस्त दिविसा, उसे तुम कब से जानते हो। शिव उनकी बात पर एक नज़र अभियान को देखता है जो दिविसा का नाम सुनते ही अपने हाथ को लैपटॉप पर रोक देता है। फिर से स्माइल करते हुए कहता है, अभी आंटी 1 महीना हुआ है। 1 महीना पहले वो मेरे बगल वाले फ्लैट में रहने आई है। शीतल जी पूछती हैं, उसकी फैमिली के बारे में जानते हो क्या तुम कुछ। उनकी बात सुनकर शिव शरारत से कहता है, क्या हुआ आंटी, उसकी फैमिली के बारे में पूछा जा रहा है, कहीं ज़्यादा पसंद तो नहीं आ गई, बहू बनाने का इरादा तो नहीं है। वहीं इसकी बात सुनकर अभियान के कान खड़े हो जाते हैं और आदि जो पानी पी रहा है वो पूरा बाहर आ जाता है और कहता है, क्या सिर्फ भाई कुछ भी बोलते हो, उतनी मासूम सी बच्ची मेरी भाभी बन नहीं सकती, और अगर आपने ज़्यादा बोल दिया तो कहीं भाई उसे इसी समय घर से बाहर ना निकाल दे।
शिव बोलता है, तू टेंशन मत ले, अभियान ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मतलब मतलब यह है कि वो पिया की दोस्त है, ऐसे कैसे उसे निकाल देगा, और उसने कोई गलती थोड़ी की है। तभी शीतल जी कहती हैं, वैसे बात तो तूने सही की है, बच्ची तो बहुत अच्छी है, लेकिन अभियान के लिए नहीं, क्योंकि सच में वो बहुत मासूम है। वही अभियान जो अब तक जो काम कर रहा था वो बोलता है, आप लोग बात करिए, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, क्योंकि उसे ये सब सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था कि दिविसा के लिए वो ठीक नहीं है। फिर वो उठकर चला जाता है। तभी शीतल जी कहती हैं, वैसे बेटा मैं तो ये कह रही थी कि दिविसा को देखकर मुझे कुछ बहुत अलग सी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है जैसे मैं इसे बहुत पहले से जानती हूँ। शिव हंसते हुए कहता है, वो है ही ऐसी आंटी, वो इतनी अच्छी है कि अपनी सी लगती है। नहीं बेटा, तूने शायद गौर नहीं किया है, लेकिन इसकी सूरत तुम्हारी दादी से बहुत मिलती है। तुम बहुत छोटे थे इसलिए शायद तुमने इतना ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। शिव उनकी बात पर कुछ सोचने लगता है तो शीतल जी कहती है, बेटा एक बार मेरे मन की संतुष्टि के लिए इसकी फैमिली के बारे में पता कर। ठीक है आंटी, अगर आप बोलती हैं तो मैं ज़रूर पता करूँगा। दूसरी तरफ डांस रूम में दिविसा कहती है, तुमने कौन सा गाना डिसाइड किया है? हमने क्लासिकल डांस करने का सोचा है, बेदू कहती है। फिर दिविसा वहीं बैठ जाती है और बेदू और पिया अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करती हैं। बनारस पार्टी ऑफिस। सूरज जी और रमन आमने सामने बैठे थे। दोनों ही बहुत परेशान लग रहे थे। तभी रमन बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है बड़े पापा? हमने तो उससे पेपर पर साइन करवाया था, फिर प्रॉपर्टी हमारे नाम ट्रांसफ़र क्यों नहीं हुई? सूरज जी गुस्से में बोलते हैं, क्योंकि जब तक दिविसा वकील के सामने पेपर पे साइन नहीं करती तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। रमन हैरानी से सूरज जी को देखता है और कहता है, लेकिन हमारे वकील ने हमें ऐसा कुछ क्यों नहीं बताया? सूरज जी कहते हैं, क्योंकि ये बात जिस पेपर में मेंशन था वो बस भाई साहब के वकील के पास था, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। और सबसे बड़ी बात, माँ भी बस उसकी गार्जियन है, वो भी प्रॉपर्टी पेपर पर साइन नहीं कर सकती हैं। ये सुनते ही रमन के माथे पर बल पड़ जाते हैं। वो कहता है, तब तो हमें उसे किसी भी तरह खोजना पड़ेगा। दिल्ली रायजादा मेंशन। डांस रूम। बेदू और पिया डांस कर रही थी और दिविसा उन्हें गौर से देख रही थी। तभी वो बोलती है, तुम लोग सही कर रही हो, पर कोई फिल्मी सॉन्ग पर क्लासिकल डांस करो तो उसमें मज़ा भी आएगा और सभी इंटरेस्ट भी लेंगे। भाई उसकी बात दोनों को अच्छी लगती है तो दोनों उसकी बात मान जाती हैं। फिर उनको कोई गाना डिसाइड करना था तो वो लोग सोचने लगती हैं। फिर उन्होंने गाना डिसाइड किया और स्टेप करने लगती हैं। इसी तरह प्रैक्टिस करते हुए शाम के 7 बज जाते हैं तो दिविसा कहती है, अब हमें चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गया है। उसकी बात पर पिया कहती है, यार अब इतनी देर हो गई है तो तुम लोग आज यहीं रुक जाओ। जिस पर बेदू कहती है, नहीं यार हम चलते हैं अब, क्योंकि कल कॉलेज भी जाना है और फिर हमारे कपड़े भी तो नहीं हैं। तो पिया कहती है, फिर ठीक है, चलो मैं ड्राइवर को बोल दूंगी, वो तुम्हें ले जाएंगे, लेकिन अब थोड़ी देर और रुक जाओ और डिनर करके जाना। तो बेदू और दिविसा मान जाती हैं। थोड़ी देर में सभी डिनर कर लेते हैं। तब दिविसा शीतल जी से कहती है, आंटी अब हम निकलते हैं। तो शीतल जी कहती हैं, यार बेटा आप लोग आज यहीं रुक जाओ, लेट हो गया है वैसे भी। तो सिब्बी कहता है, हाँ दिवी रुक जाओ, आज यहीं, कल साथ में कॉलेज चलेंगे। तो दिविसा कहती है, पर भाई हमारे कपड़े भी नहीं हैं यहाँ, और फिर कॉलेज हम इसी कपड़े में तो जाएंगे नहीं। तभी अभियान कहता है, सिर्फ हम कल नहीं आज ही जाएंगे, क्योंकि मुझे कुछ फाइल चेक करनी है और वो हमारे अपार्टमेंट में ही है। और एक बार तीसरी नज़र से वो दिविसा को देखता है तो शीतल जी कहती है, तो फिर ठीक है तुम लोग भी तब अभियान और शिव के साथ ही चली जाना। वहीं उनकी बात सुनकर दिविसा थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन फिर अपना सिर हाँ में हिला देती है। थोड़ी देर बाद चारों कार में थे। अभियान कार ड्राइव कर रहा था और सिर्फ उसकी बगल की सीट पर बैठा था। दिव्य और बेदू पीछे की सीट पर थी। तभी अभियान मिरर को सेट करता है ताकि उसे दिविसा अच्छे से नजर आए। वहीं यह देखकर शिव के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ खुराफाती आती है और वो मिरर को फिर से सेट करता है ताकि उसे बेदू अच्छे से दिखे। वहीं जब शिव ऐसा करता है तो अभियान की आंखें छोटी हो जाती हैं
और वो उसे घूर कर शिव को देखता है, लेकिन शिव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभियान फिर से मिरर को दिव्य की तरफ सेट करता है। इसी तरह दोनों बार बार मिरर को अपने हिसाब से सेट करने में लगे हुए थे और उनका अपना ही कोड वार चल रहा था। भाई दिविसा और बेदू को इसकी कोई खबर नहीं थी, क्योंकि दोनों गहरी नींद में सो चुकी थी। आज का दिन उनके लिए काफी थकान भरा था। दूसरी तरफ जीत के घर में जीत और राधिका की बहस हो रही थी। राधिका कहती है, जीत मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हें पता है कि दिविसा दिल्ली में है? भाई उसकी बात सुनकर जीत की आंखें बाहर आ जाती हैं। वो तुरंत पूछता है, क्या दिविसा दिल्ली में है? लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता? तभी राधिका गुस्से में कहती है, देखो जीत, मेरे सामने अपना यह ड्रामा बंद करो और बताओ तुमने दिविसा को दिल्ली क्यों बुलाया है? जीत उसकी बात पर कहता है, तुम क्या बकवास कर रही हो राधिका? मुझे इस बारे में सच में कुछ नहीं पता। मैं तो सच में यह भी नहीं जानता कि दिविसा दिल्ली में है। भाई उसकी बात सुनकर राधिका को गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो गुस्से में उसको कॉलर पकड़ती है और कहती है, कहीं तुम्हें उसके बारे में ये तो नहीं पता चल गया कि वो तुम्हारे उसने अभी इतना ही कहा था कि उसे ध्यान आता है कि उसने अभी क्या कहा। अगर सच में जीत को इस बारे में नहीं पता है तो वो खुद अभी उसे बता देती, इसलिए वो एकदम से चुप हो जाती है। भाई उसके इस तरह से चुप हो जाने पर जीत उसे सवालिया नजरों से देखता है और पूछता है, क्या कहने वाली थी तुम, और मुझे उसके बारे में क्या पता चल गया है? भाई उसकी बात सुनकर राधिका कहती है, कुछ नहीं, शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। अच्छा छोड़ो ये सब। फिर वो जीत की तरफ देखती है जो उसे ही देख रहा था, तो वो कहती है, मुझे एक ज़रूरी कॉल करना है, और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जीत खुद से कहता है, आखिर ऐसी क्या बात है जो राधिका बोलते बोलते चुप हो गई? क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे पता होना चाहिए? इधर अभियान की कार उनकी बिल्डिंग के बाहर आकर रुकती है। कार रुकने से बेदू की नींद खुल जाती है, लेकिन दिविसा की नींद नहीं खुलती, क्योंकि प्रेगनेंसी के कारण उसे नींद ज़्यादा आती थी। उससे ज़्यादा थकान होता था। बेतु फिर दिविसा को आवाज़ देकर उठाती है, जिससे दिविसा की नींद खुलती है। फिर सभी कार से निकलते हैं और अपने अपने अपार्टमेंट में चले जाते हैं। दिविसा अंदर आते ही सोफे पर गिर जाती है और कहती है, यार आज तो हम बहुत थक गए। बेदू कहती है, हाँ हम भी। फिर वो किचन जाती है और पानी की बोतल लेकर आती है और दिविसा को देती है और बोलती है, तुम पानी पियो, तुम्हें डॉक्टर ने बोला है। और दिविसा मुस्कुराकर बोतल ले लेती है और कहती है, तुम दुनिया की बेस्ट मौसी हो। फिर वो अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है, क्यों, सही कहा ना लिटिल चैम्प? इधर शिव के अपार्टमेंट में शिव अपने कमरे में बैठा कुछ सोच रहा था। फिर वो अपना फ़ोन निकालता है और नील को फ़ोन करता है। उधर से नील फ़ोन उठाता है तो शिव तुरंत शिव बोलता है, मेरा एक काम कर दे, बहुत ज़रूरी है यार। तो नील बोलता है, हाँ बोलिए ना सर। तो शिव कहता है, मुझे किसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके पास्ट के बारे में सब कुछ। नील हंसते हुए कहता है, बेदू के बारे में? फिर कहता है, वैसे उसके बारे में क्या जानना है आपको? बोलिए, मैं आपको अभी बता देता हूँ। शिव उसकी बात से चिढ़ जाता है और कहता है, देख नील, बेदू से दूर रहे। तो नील हंसते हुए कहता है, अरे सर, मैं कहाँ उसके पास जाता हूँ, वही आती है। अब मैं उसका दिल तो नहीं तोड़ सकता ना। तो शिव गुस्से में कहता है, देख नील, वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन अगर तू उससे दूर नहीं रहा तो मैं अभियान को बोलकर तेरा वर्कलोड बढ़वा दूंगा। यह सुनते ही नील को और हंसी आ जाती है और वो बोलता है, ठीक है बढ़वा दो, फिर मुझे मत बोलना कि किसी की इन्फॉर्मेशन के लिए। सिर्फ फिर उसे रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, प्लीज़ यार, ये कर दे, काम बहुत ज़रूरी है। यार बस इतना समझ ले कि किसी की ज़िंदगी का सवाल है। भाई उसकी ऐसी सीरियस आवाज़ सुनकर नील भी मजाक को साइड करता है और पूछता है, किसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको? शिव लंबी सांस लेता और कहता है, दिविसा की। वहीं ये सुनते ही नील के होश उड़ जाते हैं और वो पूछता है, क्या हुआ यार, उसकी इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? अभियान इस बारे में जानता है क्या? तो शिव बोलता है, नहीं यार, उसे नहीं पता, और मैं अभी बताने वाला भी नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है जानना। नील पूछता है, कोई बात है क्या? तो तू मुझे बोल सकता है। शिव बोलता है, नहीं, अभी नहीं, पहले मुझे इन्फॉर्मेशन ला दे। अभियान अपने कमरे में बालकनी में बैठा चांद को निहार रहा था और चांद को देखते हुए ही कहता है, पता नहीं दिविसा, तुम कब अपने दिल की बात एक्सेप्ट करोगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन शायद कुछ बात है जिसके कारण तुम एक्सेप्ट नहीं कर रही हो। फिर खुद से ही कहता है,
क्या जिसके कारण तुम्हें तुम्हारी फैमिली वाले मारना चाहते थे, वही वजह से तुम मुझे नहीं अपना रही? अब मुझे पता करना होगा कि आखिर तुम्हारी लाइफ में क्या हुआ है ऐसा कि तुम मुझे अपनी लाइफ में शामिल नहीं कर रही हो। अगली सुबह डीएसआर कॉलेज, दिविसा, बेदू, पिया तीनों अपने क्लास में बैठे हुए थे। बेदू और पिया दोनों आपस में बातें कर रही थीं और दिविसा हेड डाउन करके बैठी हुई थी। तभी बेदू दिविसा से कुछ पूछती है। तब तक अभियान क्लास में आता है। वो एक नज़र दिविसा को देखता है जो अभी भी हेड डाउन करी हुई थी। तभी बेदू उसे आवाज़ देती है, दिवी उठ, देख सर आ गए हैं। दिवी बेदू की आवाज़ से उठ जाती है और सामने देखती है तो अभियान की उससे नज़र मिल जाती है, लेकिन वो दोनों तुरंत ही अपनी नज़रें फेर लेते हैं। अभियान फिर पढ़ाना स्टार्ट करता है, लेकिन बार बार उसकी नज़र दिविसा पर जा रही थी क्योंकि दिविसा का चेहरा मुरझाया हुआ था। थोड़ी देर बाद अभियान की क्लास खत्म होती है और वो एक नज़र दिविसा को देखकर बाहर चला जाता है। तभी बेदू दिविसा से पूछती है, क्या हुआ दिवी तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? दिविसा वापस से हेड डाउन करते हुए कहती है, पता नहीं बेदू, पर हमें अच्छा नहीं लग रहा, शायद थकावट के कारण। तो बेदू उसके लिए परेशान हो जाती है। दिवी, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो क्लास टाइम खत्म होने के बाद हॉस्पिटल चलते हैं हम। तभी पिया उनके पास आती है जो किसी काम से बाहर गई थी और कहती है, क्या हुआ, हॉस्पिटल क्यों जाना है? तो बेतू कहती है, देखो ना पिया, दिव्य की तबीयत शायद ठीक नहीं है। भाई, हम उसे कह रहे हैं क्लास खत्म होने के बाद डॉक्टर के पास चलते हैं। पिया भी आकर तुरंत दिव्य की बगल में बैठ जाती है और दिविसा के माथे पर हाथ रखकर कहती है, क्या हुआ दिविसा, बताओ मुझे। दिव्य अपना सिर उठाकर दोनों को देखती है और कहती है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा लो फील हो रहा है। हम घर जाकर आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो पिया और बेदू दोनों एक साथ कहती हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम हॉस्पिटल चलोगी बस। दिविसा दोनों को देखकर मुस्कुरा देती है और कहती है, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अब बस 2 दिन ही बचा है टैलेंट परेड के लिए, तो तुम्हें प्रैक्टिस भी करना है और हम घर जाकर आराम कर लेंगे। उसकी बात सुनकर बेदू थोड़ा गुस्से में कहती है, हम हॉस्पिटल चलेंगे और ये फाइनल है। वहाँ से हम पिया के घर चलेंगे और तुम वहीं आराम कर लेना, क्योंकि ऐसे में हम तुम्हें अकेले तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। पिया भी उसका साथ देते हुए कहती है, हाँ बेतू बिल्कुल सही कह रही है, तुम पहले हॉस्पिटल जाओगी। इधर अभियान अपने कमरे में बैठा था। वो अपनी आंखें बंद किए हुए था। बार बार उसके सामने दिविसा का मुरझाया हुआ चेहरा आ रहा था। फिर वो खुद से ही कहता है, क्या उसकी तबीयत खराब है? मुझे उससे बात करना होगा, पर कैसे? थोड़ी देर बाद कॉलेज टाइम खत्म होने के बाद दिव्य और बेदू हॉस्पिटल चली जाती हैं और पिया अपने घर, क्योंकि दिव्य ने उसे कहा कि वो मैनेज कर लेंगे, क्योंकि पिया को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं पता था। कुछ देर बाद दिव्य और बेदू डॉक्टर के सामने बैठी थी और डॉक्टर कुछ फाइल में देख रही थी, शायद वो रिपोर्ट थी। फिर वो दिव्य की तरफ देखकर कहती है, देखिए दिविसा, आपको अपने डाइट पर ध्यान रखना होगा। आपको हीमोग्लोबिन की कमी है, जिस कारण आपको बहुत थकान होती है और यह आपके बेबी के लिए भी ठीक नहीं है। तो अच्छी तरह अपना ध्यान रखें और मेडिसिन टाइम से लीजिए। तो बेतू फिर डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? तो डॉक्टर कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बस खाने पीने पर ध्यान देइए तो सब ठीक है। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों राहत की सांस लेती हैं, लेकिन जैसे ही डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलती हैं, किसी की नज़र उन पर पड़ती है। तो वो खुद से ही कहता है, ये सच में दिल्ली में है, पर यह गायनोकोलॉजिस्ट के पास क्यों आई है? वो अपने कदम उनकी तरफ बढ़ाता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और उसकी बाजू को पकड़कर कहती है, चलो जी, डॉक्टर से बात हो गई है, कोई परेशानी की बात नहीं है, बस स्ट्रेस के कारण सिर में दर्द होता है। अब काम ही इतना बढ़ गया है कि क्या करें। वहीं उस लड़की की बात से जीत का ध्यान दिविसा से हट जाता है और फिर जब वो उस तरफ देखता है तो उसे दिविसा कहीं नज़र नहीं आती है। तभी वो लड़की पूछती है, क्या हुआ जीत, तुम उधर क्या देख रहे हो? इससे जीत सकपका जाता है और कहता है, कुछ नहीं राधिका, बस ऐसे ही मुझे लगा कि वहाँ मैंने अपने एक पुराने फ्रेंड को देखा, लेकिन शायद मेरी गलतफहमी थी। फिर दोनों भी हॉस्पिटल से निकल कर अपने घर चले जाते हैं, लेकिन जीत के दिमाग में अब यह बात बैठ गई थी कि दिविसा दिल्ली में है और वो गायनोकोलॉजिस्ट के पास क्यों गई थी। आज का दिन ऐसे ही निकल जाता है। दिव्या और बेदू पिया के घर से अपने अपार्टमेंट आ गई थी और अपना डिनर करके
आराम करने चली गई थी। दूसरी तरफ अभियान की आंखों में नींद ही नहीं थी। वो दिव्य के लिए बहुत परेशान था। वो कब से अपने फोन पर दिविसा के नंबर को निकाल कर घूर रहा था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस टाइम दिविसा को कॉल करे या नहीं, क्योंकि रात के 10 बज गए थे। बहुत देर अपने दिल और दिमाग की जंग से लड़ने के बाद दिल जीत जाता है और वो दिविसा को कॉल लगा देता है। अभियान दिविसा को कॉल करता है, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाता। वो अपने फ़ोन को निराशा से देखता है और फिर खुद से कहता है, शायद सो गई होगी। 5 मिनट वैसे ही बैठे रहने के बाद वो एक बार फिर से कॉल करता है। इस बार भी कोई कॉल नहीं उठा रहा था, तो वो निराश हो जाता है। लेकिन जैसे ही फ़ोन रखने वाला होता है, उधर से दिविसा की नींद भरी आवाज़ आती है, हेलो, कौन है? अभियान तुरंत फ़ोन अपने कान के पास लाता है और वो आवाज़ सुनकर उसके चेहरे पर एक सुकून भरी स्माइल आ जाती है। उधर दिविसा, जिसने नींद में ही फ़ोन उठाया था, उसे जब बहुत देर तक किसी की आवाज़ नहीं आती है, तो चिढ़कर बोलती है, क्या हुआ? कौन है? एक तो इतनी रात को फ़ोन करते हो और अब कुछ बोलना भी नहीं है। भाई, जब अभियान यह सुनता है तो उसे हंसी आ जाती है। उसकी हंसी सुनकर दिविसा झटके से बेड से उठ जाती है और तुरंत अपना फ़ोन चेक करती है, जिस पर अभियान सर सो हो रहा था। वो अपनी आंखें एक बार बंद करके फिर खोलती है और फिर से स्क्रीन देखती है, तो वो अविश्वास से फ़ोन कान में लगाती है और कहती है, क्या यह सच में आप हैं? अभियान उसकी बात पर खुद में मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, क्यों, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकता क्या? अभियान के ऐसे पूछने से दिविसा के चेहरे पर शर्म की लाली बिखर जाती है और हकलाते हुए कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन आपने इतनी रात को कॉल क्यों किया? अभियान कहता है, हाँ, वो पूछने के लिए कि तुम्हारी तबीयत कैसी है अब। दिविसा उसकी बात सुनकर शौक हो जाती है और उससे पूछती है, आपको कैसे पता मेरी तबीयत ठीक नहीं है? अभियान, मुझे तुम्हारे चेहरे से तुम्हारा हाल समझ आता है। तुम्हारी आंखों से तुम्हारी तकलीफ समझ आती है। तुम्हारी आंखों की चमक से तुम्हारी खुशी समझ आती है और तुम्हारी आंखों से अपने लिए प्यार भी समझ आता है। आखिरी लाइन उसने अपने मन में कही थी। वही दिविसा उसकी बात सुनती है तो उसकी आंखों में पानी आ जाता है और वो बोलती है, हम अभी ठीक हैं, बस थकान के कारण थोड़ी कमजोरी लग रही थी। अभियान बस हाँ बोल देता है, फिर पूछता है, तुम रो रही हो? दिविसा तुरंत अपने आंसू पोंछ लेती है। फिर दोनों तरफ शांति छा जाती है। दोनों ही कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। थोड़ी देर शांति के बाद दिविसा कहती है, सर, अगर कोई और बात नहीं है तो अब सोना चाहिए। अभियान तुरंत कहता है, ओह हाँ, सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने इतनी रात को कॉल कर दिया। वो और कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो समझ गया कि दिविसा नहीं चाहती कि उसे पता चले कि वो रो रही है। दिविसा तुरंत कहती है, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो तुरंत गुड नाइट बोलकर फ़ोन काट देती है और फिर स्माइल करते हुए अपना चेहरा तकिए में छुपाकर सो जाती है। उधर अभियान थोड़ी देर अपने फ़ोन को देखता है और फिर कहता है, एक दिन तो मुझे अपनी सब खुशी, अपने सब गम खुद बताओगी। और फिर वो भी अपने रूम में आकर सो जाता है। अगली सुबह आज दिविसा ब्रेकफास्ट बना रही थी, साथ में गाना भी गुनगुना रही थी। आज उसके चेहरे पर बहुत प्यारी स्माइल थी। शायद ये स्माइल लगभग 2 महीने बाद उसके चेहरे पर आई थी। आज उसे कोई भी देख लेता तो उसके चेहरे के नूर में खोने से खुद को रोक नहीं सकता था। तभी वेदू किचन में आती है और दिविसा को स्माइल करते देख उसे पीछे से गले लगा लेती है और कहती है, क्या बात है, आज हमारी दिवी बहुत खुश लग रही है, कुछ खास बात है क्या? तो दिविसा उसे अपने सामने करते हुए कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आज मन बहुत अच्छा लग रहा है। तो वेदू अपनी उंगली को अपने गाल पर टेप करते हुए कहती है, लेट मी गैस, बात जरूर अभियान सर से रिलेटेड है, तभी तो हमारी दिवी खुद में ही मुस्कुराए जा रही है। दिविसा उसकी बात सुनकर शर्मा गई, फिर खुद को तुरंत नॉर्मल करके बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस ऐसे ही। बेदू अपने चेहरे पर शरारती स्माइल लाकर कहती है, हाँ, वो तो हमें भी पता है, और उसे परेशान करने लगती है। तब दिवी कहती है, वो दरअसल, क्या? दिवी बोलो भी अब बेदू कहती है। जब दिवी आगे कुछ नहीं कहती तो देविसा फिर बेदू का हाथ पकड़कर कहती है, बेदू, हमने फैसला किया है कि कल टैलेंट परेड के बाद अभियान सर से अपने दिल की बात बता देंगे और हम उन्हें
अपने पास्ट के बारे में भी सब कुछ सच बता देंगे। वेदू की बात सुनकर खुश होते हुए कहती है, बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने। हम भी चाहते हैं कि तुम अभियान सर को सब सच बता दो, क्योंकि अगर उन्हें यह बात कहीं और से पता चली तो शायद उनका दिल बहुत बुरी तरह से टूट जाएगा। लेकिन अगर तुम बताओगी तो उन्हें अच्छे से समझा पाओगी। जिससे दिविसा का चेहरा थोड़ा उदास हो जाता है। तो वेदू पूछती है, क्या हुआ दिवी, तुम उदास क्यों हो गई? दिवी ने कहा, पता नहीं वेदू, हमें डर भी लग रहा है। अगर हमारा सच जानने के बाद उन्होंने हमें छोड़ दिया तो हम उनसे प्यार करने लगे हैं वेदू। उनके बिना जीने के बारे में हम अब सोच भी नहीं सकते। वेदू से समझाते हुए कहती है, सब अच्छा होगा, तुम टेंशन मत लो। जितना हम उन्हें समझते हैं वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो समझेंगे कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और धोखा तो तुम्हारे साथ ही हुआ है। फिर कहती है, अच्छा चलो अब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर कॉलेज भी जाना है। आज लास्ट डे प्रैक्टिस भी कर लेंगे। दूसरी तरफ पिया अपनी कार से कॉलेज जा रही थी। तभी रास्ते में उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। तो वो ड्राइवर से पूछती है, क्या हुआ अंकल, गाड़ी क्यों बंद कर दिया आपने? ड्राइवर कहता है, पिया बिटिया, वो गाड़ी बंद हो गई खुद से। लगता है कोई प्रॉब्लम हो गई है। आप अंदर बैठिए, मैं अभी चेक करता हूँ क्या हुआ है। और वो गाड़ी से उतरकर गाड़ी देखने लगता है। 15 मिनट बाद पिया भी अपनी कार से बाहर आती है और कहती है, क्या हुआ अंकल, कोई प्रॉब्लम है क्या? ड्राइवर कहता है, हाँ बिटिया, गाड़ी में तो प्रॉब्लम हो गई है, मैकेनिक बुलाना पड़ेगा। आप रुकिए, घर में कॉल करके दूसरी गाड़ी मंगवा देते हैं। पिया कहती है, अरे नहीं अंकल, मैं कैब बुक कर लेती हूँ, कार आने में देर हो जाएगी। फिर वो वहीं कार से टिककर कैब बुक करने के लिए फ़ोन चलाने लगती है। तभी उसके सामने एक कार आकर रुकती है। उसमें से एक लड़का बाहर निकलता है और कहता है, अरे आप यहाँ क्यों रुकी हैं? पिया उस लड़के को देखती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। फिर वो धीरे से कहती है, वो नील जी, मैं कॉलेज जा रही थी, लेकिन मेरी कार खराब हो गई इसलिए कैब बुक कर रही थी। नील उसकी कार की तरफ एक बार देखता है, फिर कहता है, पिया अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो चलिए, मैं आपको कॉलेज छोड़ देता हूँ। पिया तुरंत हाँ कर देती है। आखिर उसके लिए तो एक खुशी की ही बात थी। वो अपने प्यार के साथ कॉलेज जाने वाली थी। उसकी हाँ सुनने के बाद नील कार का गेट खोलता है तो पिया कार में बैठ जाती है। फिर नील भी तुरंत ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर देता है। कार में खामोशी छाई हुई थी। पिया चोर नजरों से नील को देख रही थी, जिसे नील महसूस कर रहा था। जब उसे यह बर्दाश्त नहीं होता तो वो पिया से पूछता है, क्या हुआ, मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? पिया उसकी बात से हड़बड़ा जाती है और कहती है, नहीं नहीं तो नील हंसते हुए कहता है, तो फिर आप मुझे क्यों देख रही हैं इस तरह से? जिसे पिया शर्माकर अपना सिर नीचे झुका लेती है और धीरे से कहती है, सॉरी। नील सामने देखते हुए कहता है, नो नील। उसके बाद पिया एक बार भी नील की तरफ नहीं देखती, क्योंकि नील ने उसे खुद को देखते हुए नोटिस कर लिया। उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। थोड़ी देर में उनकी कार कॉलेज के बाहर रुकती है। पिया नील की तरफ देखे बिना उसे थैंक्स कहती है और कार से उतरने वाली होती है कि तभी नील उसका हाथ पकड़ लेता है। पिया की सांसें उससे बढ़ जाती हैं। वो हिम्मत करके नील की तरफ देखती है तो नील कहता है, वो सीट बेल्ट तो खोल लीजिए। पिया जल्दी से अपना सीट बेल्ट खोलती है और एक बार फिर सॉरी बोलती है। तो नील मुस्कुराते हुए कहता है, आपको बार बार सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। पिया बिना देखे कार से उतर जाती है। उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो एक बार भी पलटकर नील को देखे और वो गेट के अंदर चली जाती है। नील उसे तब तक देखते रहता है जब तक वो उसकी आंखों के सामने से ओझल नहीं हो जाती है। फिर स्माइल करते हुए खुद से कहता है, पागल लड़की, और अपनी कार लेकर वहां से निकल जाता है। आज वेदु भी कॉलेज अकेली आई थी, क्योंकि दिव्य को अचानक ही हल्का चक्कर आ गया था। वो जैसे ही पिया को देखती है तो पाती है कि उसका चेहरा पूरा लाल है। बेदू उसके गाल को टच करके पूछती है, पिया, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया है? पिया उसकी बात से अपनी नज़र इधर उधर करने लगती है। फिर कहती है, वो हम ठीक हैं, बस ऐसे ही शायद धूप के कारण हुआ। तो बेदू एक नज़र खिड़की के बाहर देखती है और कहती है, बाहर तो धूप नहीं है। पिया उसकी बातों को इग्नोर करने के लिए बोलती है, दीदी कहाँ है, नज़र नहीं आ रही। तो बेदू कहती है, हाँ वो उसे आज सुबह थोड़ा चक्कर आ गया था, इसलिए वो नहीं आई है।
तभी अभियान क्लास में आता है। वो अपनी नज़र चारों तरफ घुमाता है, लेकिन उसे दिव्य नज़र नहीं आती। तो वो सोचता है, क्या उसकी तबीयत ज़्यादा खराब है? फिर वो अपने ख्यालों को झटक कर पढ़ाना स्टार्ट करता है, लेकिन आज वो पढ़ा नहीं पा रहा था। तो वो जल्दी लेक्चर ख़त्म कर देता है। वो अपने केबिन में जाकर अपना फ़ोन निकालता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर वापस फ़ोन रख देता है और आंखें बंद करके बैठ जाता है, क्योंकि उसे दिविसा का चेहरा बार बार नजर आ रहा था। उसकी आंखों में जैसे वो खूबसूरत चेहरा बस गया था। उसके एक्सप्रेशन पल पल में बदल रहे थे। कभी स्माइल आ जाती और कभी टेंशन। ऐसे ही आज का कॉलेज टाइम खत्म हुआ। पिया और वेदु प्रैक्टिस के लिए पिया के घर चले गए। शाम के 5 बज रहे थे। दीदी ने टाइम देखा तो उसने सोचा कि कुछ स्नैक्स बनाया जाए। तो वो किचन जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि बहुत से ग्रोसरी का सामान खत्म होने वाला है। तो वो कुछ सोचती है कि मार्केट जाकर वो कुछ सामान ले लेगी। वो नीचे आकर टैक्सी लेती है और मार्केट के लिए निकल जाती है। तभी उसे मंदिर नजर आता है। तो वो मंदिर के सामने अपनी गाड़ी रुकवा देती है। फिर वो वहीं मंदिर में चली जाती है। शाम की आरती का वक्त था, तो वो वहीं बैठ जाती है। तभी कोई भागता हुआ आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो हड़बड़ा जाती है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन तभी वो ध्यान देती है कि कुछ लोग उधर ही भागे हुए आ रहे हैं, जिससे वो आदमी और कस के उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे दिविसा के हाथ में दर्द होने लगता है। तब तक वो भीड़ भी उसके पास पहुंच जाती है और वो सब उस आदमी पर चिल्लाने लगते हैं, जिससे वो आदमी डर से दिविसा के पीछे छिपने की कोशिश करता है। दिविसा पलटकर उस आदमी को देखती है, तो वो आदमी काफी कमजोर लग रहा था। उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और जो हल्की सफ़ेद थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन वो आदमी अजीब अजीब से मुंह बना रहा था और रुक रुक कर बोल रहा था, नहीं नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की। मुझे भूख भूख मीठा लड्डू। उसकी बात से ऐसा लग रहा था कि वो अपनी बात समझा नहीं पा रहा है, या शायद उसे नहीं पता उसे क्या बोलना है। तो दिविसा भीड़ देखकर बोलती है, क्या हुआ, आप लोग इनके पीछे क्यों पड़े हैं? भीड़ में से एक आदमी बोलता है, अरे मैडम, ये आदमी इसका तो रोज का है। हमेशा कहीं ना कहीं से खाने की चीज चोरी करता रहता है। आज इसने तो एक भक्त के पूजा थाल से मिठाई का पैकेट चुरा लिया। दिविसा बोलती है, अरे आप लोगों को इनकी हालत नहीं दिख रही है क्या, जो आप इनके पीछे पड़ गए हैं? तो उनमें से एक आदमी बोलता है, अब पागल को ऐसे तो नहीं जाने देंगे ना? तो दिविसा गुस्से में कहती है, क्या पागल पागल लगा रखा है आप लोगों ने? और कितने पैसे की मिठाई ले लिया इन्होंने, जो आप लोग इस तरह इनके पीछे पड़ गए हैं? कम से कम इनकी उम्र का तो ख्याल करें। तो एक औरत सामने आती है और कहती है, पूरे 1,000 रुपए की मिठाई थी। दिविसा अपने पर्स से पैसे निकाल कर उस औरत को दे देती है और कहती है, अब आप लोग जाएं। तब सब लोग वहां से चले जाते हैं। दिविसा फिर उस आदमी की तरफ देखती है और कहती है, अंकल आपको भूख लगी है क्या? वो आदमी तुरंत उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है, नहीं नहीं, मारेगी मुझे, और डरने लगता है। तो दिविसा अपने बैग से चॉकलेट निकालकर उस आदमी को दिखाते हुए कहती है, आप लोगे इसे? भाई चॉकलेट देखकर उस आदमी के चेहरे पर चमक आ जाती है। फिर वो आदमी धीरे धीरे दिविसा के पास आता है और तुरंत उसके हाथ से चॉकलेट छीनकर उसे खाने लगता है। दिविसा उस आदमी को वैसे खाते हुए देखती है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। उसे उस आदमी से एक लगाव सा महसूस हो रहा था। फिर वो उस आदमी को लेकर नीचे एक फूड स्टॉल के पास आती है और पाव भाजी खरीद कर उसे देती है। वो आदमी भी उसे जल्दी जल्दी खाने लगता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे बहुत दिन से खाना नहीं मिला है। फिर वो स्टॉल वाले को पैसे देकर अपने घर जाने लगती है, तो उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे है, जिससे वो डर जाती है। वो हिम्मत करके पीछे देखती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके पीछे वही आदमी था। दिविसा के रुकने से वो आदमी भी रुक जाता है। दिविसा फिर चलने लगती है तो वो आदमी भी फिर दिविसा के पीछे चलने लगता है। दिविसा फिर रुकती है तो वो आदमी फिर रुक जाता है। दिविसा फिर एक लंबी सांस लेती है और उस आदमी से कहती है, अंकल आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? लेकिन वो आदमी कोई जवाब नहीं देता है। तो देविसा फिर चलने लगती है और एक टैक्सी को रोकती है और उसमें बैठ जाती है और गेट लगा लेती है।
तो वो आदमी आकर उसके गेट के पास खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैं गाड़ी, मैं गाड़ी। जिससे ड्राइवर कहता है, ए बूढ़े, भाग यहाँ से, हट, नहीं तो बेकार में गाड़ी के नीचे आ जाएगा। दिविसा ड्राइवर की बात सुनती है तो गुस्सा करते हुए कहती है, ये कैसे बात कर रहे हैं आप, और ये मेरे साथ है। बोलकर वो गाड़ी का गेट खोल देती है और उस आदमी को हाथ पकड़कर अपनी बगल में बैठा लेती है। दिविसा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों वो इस आदमी के लिए अपनापन महसूस कर रही है, लेकिन फिर वो उस आदमी को अपने साथ ले जाती है। फिर वो अपने अपार्टमेंट पहुंचकर जल्दी से उस आदमी को अंदर ले लेती है, क्योंकि उस आदमी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और वो नहीं चाहती थी कि कोई उसकी कंप्लेन कर दे। अंदर आकर वो राहत की सांस लेती है और सोफे पर बैठ जाती है और आंखें बंद कर लेती है। लेकिन तभी उसे अचानक से ध्यान आता है कि वो आदमी उसके साथ है। वो आँख खोल कर देखती है तो वो आदमी बस उसके सामने खड़ा था, जैसे कोई भूत हो। दिविसा फिर उससे कहती है, अरे अंकल, यहाँ बैठिए आप। वो उनको बैठाती है, फिर पानी का गिलास लाकर उन्हें देती है। वो चुपचाप पानी पीते हैं। तभी बेदू अपने रूम से बाहर आती है और कहती है, अरे दीदी, तुम आ गई? कहाँ गई थी? हमें बताकर भी नहीं गई। कम से कम एक मैसेज तो कर देती। हमें कितनी टेंशन हो रहा था, तुम्हें पता है? तभी उसकी नज़र उस आदमी पर जाती है तो वो सवालिया नज़रों से दिविसा को देखने लगती है। तो दिविसा उसके मन की बात को समझकर उसे सारी बात बताती है। फिर कहती है, इस तरह ये हमारे पीछे आ गए। बेदू कहती है, यार दीदी, तुम कैसे किसी अनजान को घर ला सकती हो, और वो भी बीमार ही है। अगर इन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचा दिया तो तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। दिविसा उसे भरोसा दिलाते हुए कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारा दिल कहता है ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और एक दो दिन की बात है, फिर हम इन्हें किसी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा देंगे। वेदू बोलती है, ठीक है, जैसा तुम कहो। फिर वो एक नज़र उस आदमी को देखती है तो हैरान हो जाती है कि वो बहुत ज़्यादा डर कर सिकुड़ कर बैठा था और कांप रहा था। वहीं दीवी जब ये देखती है तो तुरंत उस आदमी के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर बोलती है, क्या हुआ अंकल, आप क्यों डर रहे हैं? शांत हो जाइए। वो आदमी बेदू की तरफ देखकर बोलता है, डांटा इसने, डांटा। दिव्य ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो कहती है, नहीं अंकल, उसने नहीं डांटा है, वो तो हमारी दोस्त है, वो भी आपका ध्यान रखेगी हमारी तरह। तब वो आदमी नॉर्मल हो जाता है। फिर देविसा प्यार से उनसे पूछती है, अंकल आपका नाम क्या है? तो वो कुछ जवाब नहीं देते हैं। तो फिर देविसा बोलती है, अंकल, जैसे मेरा नाम देविसा है, फिर बेदू की तरफ इशारा करके, मेरी दोस्त का नाम बेदू है, वैसे ही आपका नाम क्या है? कुछ बताएंगे तो हम आपके घर वालों को खोजने की कोशिश करेंगे। फिर वो आदमी दिविसा की तरफ उंगली करके कहता है, राज की दोस्त। दिविसा पूछती है, अंकल राज नहीं है कोई यहाँ? तभी वो आदमी अपनी तरफ उंगली करता है और कहता है, राज। और फिर दिविसा की तरफ उंगली करता है और कहता है, दोस्त। तब उसे समझ आता है कि उस आदमी का नाम राज है। दिविसा फिर स्माइल करते हुए कहती है, ओह, तो आपका नाम राज है। ठीक है, तो अब हम आपको राज अंकल बोलेंगे, और हम दोस्त हैं, ठीक है? इससे वो आदमी भी खुश हो जाता है। तभी वेदू कहती है, यार देवी, देखो ना अंकल दिखने में कितने गंदे, और कपड़े भी कितने गंदे हैं, इस तरह कैसे रहेंगी है? दिविसा का ध्यान अब इस तरफ गया तो उसे भी महसूस हुआ कि वो ऐसे कैसे रहेंगे। फिर वो राज जी को लेकर अपने रूम के बाथरूम में गई और बोली, अंकल आप यहाँ नहा लो अच्छे से। और फिर वो अपने अलमीरा में अपना लोअर और एक लूज टी शर्ट निकाला, क्योंकि वैसे ही अंकल काफ़ी कमज़ोर थे तो उन्हें यह टी शर्ट आ जाती, क्योंकि प्रेगनेंसी के कारण उसने बहुत से लूज टी शर्ट लिए थे। फिर उन्हें राज जी को देखकर कहा, आप नहाकर कपड़े चेंज कर लो। वो दिवसा की बात समझ गए शायद। थोड़ी देर बाद वो बाहर आए तो अब वो थोड़ा ठीक लग रहे थे, लेकिन उन्हें लोअर थोड़ा छोटा हो रहा था, क्योंकि उनकी हाइट अच्छी खासी थी। फिर सभी डिनर करते हैं। दिविसा राज जी को अपने रूम में सुला देती है और खुद बेदू के साथ उसके रूम में सो जाती है। दूसरी तरफ से नील से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसने कहा, क्या हुआ नील, इन्फॉर्मेशन कब तक मिल जाएगी? तो नील कहता है, कल तक तुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो शिव कहता है, ध्यान रहे, अभी अभियान को नहीं पता चलना चाहिए इस बारे में। और फिर वो फ़ोन रख देता है
और खुद से कहता है, मैं शीतल आंटी की बात को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकता। अगर 1% भी उनकी बात सही होने के चांस हैं तो मैं कोशिश जरूर करूँगा। अगली सुबह आज टैलेंट परेड का दिन था, तो दिविसा और बेदू दोनों ही नॉर्मल थी। दिविसा फिर राज जी के पास जाती है और कहती है, अंकल हमें कॉलेज जाना है, आप अच्छे से घर में रहना। और फिर उन्हें टीवी चलाना सिखा देती है और कहती है, आप टीवी देखना और भूख लगे तो कुछ खा लेना, सब कुछ डाइनिंग टेबल पर है, हम शाम तक आ जाएंगे। जिस पर राजी अपना सिर हिला देते हैं और खुशी से टीवी देखने लगते हैं। फिर दोनों राजी को घर में बंद करके वहां से चली जाती हैं। दूसरी तरफ अभियान फोन पर बात कर रहा था। आदि तू कॉलेज आ रहा है ना? आदि, हाँ भाई, मैं तो आऊँगा ही, आखिर जज हूँ मैं। अभियान, ठीक है, तो वो मल्होत्रा वाली फाइल लेते आना, उसमें कुछ करेक्शन है, वो मैं खुद ही देख लूँगा। इतना बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है। उधर आदि का मुंह बन जाता है। क्या यार भाई भी ना, कभी सामने वाले की बात ही नहीं सुनते, बस अपनी ही बोलते हैं। थोड़ी देर बाद अभियान और सिब्बी कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। डीएसआर कॉलेज, आज कॉलेज में बहुत चहल पहल थी। सभी स्टूडेंट बहुत एक्साइटेड थे। ऑडिटोरियम पूरा भरा हुआ था। जिनका भी परफॉर्मेंस था वो बैक स्टेज पर थे। पिया भी वहां पहुंच चुकी थी। सबसे पहले ड्रामा परफॉर्मेंस था और सेकंड में डांस, लेकिन पहले सोलो फिर ग्रुप डांस, इसलिए बेदू और पिया के पास काफ़ी समय था। उन लोगों का मेकअप हो गया था, वो पूरी तरह रेडी थी। सभी स्टूडेंट बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि रायजादा ग्रुप के सीईओ आज जज के तौर पर आने वाले थे। किसी को नहीं पता था कि वो अभियान है, लेकिन सब जगह अभियान की जगह आदि ही जाता था। थोड़ी देर में आदित्य आ चुका था। वो जज की सीट पर बैठ गया था। अब प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। सबसे पहले ड्रामा होता है, लेकिन शिव का ध्यान तो परफॉर्मेंस पर था ही नहीं। तो अभियान पूछता है, क्या हुआ यार, कहाँ देख रहा है? शिव हड़बड़ा जाता है, लेकिन तुरंत खुद को नॉर्मल करके कहता है, वो मैं नील को देख रहा था, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो उस पर ही है ना। तो अभियान कहता है, हाँ, वो ट्रैफिक में फंस गया है, आता होगा थोड़ी देर में, लेकिन उसने सब कुछ का इंतजाम अच्छे से किया है। इसी तरह सारे ड्रामा परफॉर्मेंस हो जाते हैं। फिर सोलो डांस स्टार्ट होता है। तब तक नील भी पहुंच जाता है। शिव उससे आंखों ही आंखों में पूछता है, काम हुआ? तो नील भी आंखों ही आंखों में जवाब देता है कि हो गया। फिर आकर शिव की बगल की सीट पर बैठ जाता है और धीरे से फाइल शिव को पकड़ा देता है। सारे सोलो डांस भी हो चुके थे। अब ग्रुप डांस की बारी थी। सबसे पहले चांस बेदू और पिया का ही था। वो दोनों स्टेज पर आती हैं। फिर वो अपना परफॉर्मेंस देती हैं। उनका सॉन्ग था, ओरे पिया हाय, ओरे पिया, ओरे पिया हाय। उन्होंने इस गाने में सेमी क्लासिकल परफॉर्म किया था। वहीं उनके परफॉर्मेंस के बाद सभी बंस मोर चिल्लाने लगते हैं, जिससे साफ पता चल रहा था कि उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। वहीं परफॉर्मेंस के टाइम नील की आंखें पिया पर टिक गई थी। वहीं शिव को लगा कि वो बेदू को एकटक देख रहा है, तो वो नील को जोर से उसकी बाजू पर मारता है और कहता है, तू उसे ऐसे नहीं देख सकता, वो मेरी है, समझा? नील उसकी बातों से उसे कंफ्यूज होकर देखता है, फिर अपनी आंखें रोल करते हुए कहता है, मैं उसे नहीं देख रहा था। तो सिर्फ कहता है, मैंने अभी देखा तू कैसे घूर रहा था उस साइड। तो नील भी बिना ध्यान दिए कहता है, वहाँ वो अकेली नहीं है जो मैं उसे ही देख रहा था, वहाँ पिया। उसने इतना ही कहा कि कस के अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं शिव की आंखें हैरानी से बाहर आ जाती हैं। वो अविश्वास से नील को देखता है और कहता है, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? तो नील बस अपनी आंखें चुरा लेता है। इसी तरह सभी परफॉर्मेंस हो जाती हैं। अब लास्ट में बस दीक्षा का सॉन्ग बचा था। जैसे ही उसका नेम अनाउंस होता है, अभियान जो अब तक मोबाइल में बिजी था, तुरंत सामने की तरफ देखता है। अब अभियान की आंखें बेसबर हो चुकी थी, क्योंकि उसने सुबह से ही दिविसा को एक बार भी नहीं देखा था। और तो वो बहुत एक्साइटेड भी था दिविसा की आवाज़ में गाना सुनने के लिए। तुरंत ही उसका इंतजार खत्म होता है और दिविसा स्टेज पर आती है। उसे देखते ही अभियान की सांसें थमसी जाती हैं। वो एकटक उसे देखने लगता है। दिविसा ने आज ऑफ वाइट कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था और अपने लंबे बालों को खुला छोड़ रखा था। माथे पर छोटी सी स्टोन वाली बिंदी थी और होंठ पर हल्का गुलाबी रंग और आंखों में भर के काजल।
जिससे वो आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। दिविसा जैसे ही स्टेज पर आती है, उसकी आंखें अभियान को खोजने लगती हैं और वो उसे फर्स्ट रो में ही नजर आ जाता है, जिससे दोनों की आंखें एक बार मिल जाती हैं। लेकिन दिविसा जल्दी से होश में आती है और गाना स्टार्ट करती है। हो तोरा साजन आयो, तोरा देश, बदली बदरा बदला सावन, बदला जगरा भेस, तोरा साजन आयो तोरे देश। पूरे गाने के दौरान दिविसा बस अभियान की आंखों में ही देख रही थी, और अभियान को भी आज दिविसा की आंखों में अपने लिए एक अलग ही एहसास नजर आ रहा था, जो वो हमेशा से चाहता था। इसलिए उसके दिल की धड़कन पूरी स्पीड से भाग रही थी। जैसे ही गाना खत्म होता है, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से दोनों अपनी खोई हुई दुनिया से वर्तमान में वापस आते हैं। फिर दिवसा हाथ जोड़कर वहां से चली जाती है। लेकिन अभियान को अब चैन नहीं था, क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि ये गाना बस उसके लिए ही गाया था दिविसा ने। इस कारण उसके चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आ गई थी। वहीं शिव और नील यह देख बहुत खुश हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब उनके दोस्त की लाइफ पटरी पर आ जाएगी। उसके बाद विनर बताने की बारी आती है। वेदू और पिया फर्स्ट आई थी, वहीं दिविसा भी सॉन्ग में फर्स्ट आई थी। तीनों बहुत खुश थी। अब दिविसा जल्दी से जल्दी अभियान से मिलना चाहती थी। तीनों बात कर रहे थे, लेकिन दिविसा का ध्यान ही उस तरफ नहीं था। वहीं बेदू दिविसा की हालत पर मुस्कुरा रही थी। दूसरी तरफ अभियान और आदि साथ में थे। आदि अभियान को फाइल देता है और कहता है, भाई ये मल्होत्रा की फाइल जो आपने मांगी थी। वैसे तो मैंने कल रात ही करेक्शन कर दिया था, लेकिन आप एक बार देख लेते फिर भी। अभियान बस हाँ कहता है, जिससे आदि का मुंह बन जाता है। फिर अभियान बोलता है, अब क्या हुआ, क्यों खड़ा है सिर पर। आदि बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोलता है, भाई बोलने में टैक्स नहीं लगता, आप हाँ के अलावा तारीफ भी कर सकते थे। अभियान उसे घूर कर देखता है तो आदि सकपका जाता है और कहता है, अच्छा दादी आपको याद कर रही थी, घर बुलाया उन्होंने, तो आ जाना टाइम निकाल कर। अभियान बोलता है, ठीक है, कोशिश करूंगा। तभी वहां से आता है और कहता है, अभियान हमें अभी ऑफिस जाना होगा, जर्मनी वाले क्लाइंट आने वाले हैं और उनकी आज रात 12 बजे की फ्लाइट है, तो मीटिंग आज ही करना होगा। अभियान से रिलाता है और दोनों कार में चले जाते हैं। सिर्फ दिवसा वाली फाइल रखता है। वो ध्यान नहीं देता कि अभियान ने भी अपनी फाइल वहीं रख दी है, और दोनों ही ब्लैक कलर की फाइल थी। थोड़ी देर में वो ऑफिस पहुंचते हैं। सिर्फ जल्दी जल्दी में अभियान वाली फाइल उठा लेता है, और बाद में अभियान दिविसा वाली फाइल। वो अंदर जाने वाले ही होते हैं कि तभी अभियान के फ़ोन पर मैसेज का नोटिफिकेशन आता है। वो फ़ोन चेक करता है तो उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसमें दिविसा का मैसेज था। सर, आप कहाँ हैं, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आपको कुछ बताना है, जिससे शायद हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा। दूसरी तरफ दिविसा अपना फ़ोन बार बार चेक कर रही थी। तभी उसे मैसेज आता है कि ज़रूरी काम से बाहर हूँ, रात 8 बजे तक घर आऊँगा, तब टेरेस पर बात करते हैं। लगभग 7:30 बजे अभियान की मीटिंग खत्म होती है और जल्दी से मीटिंग हॉल से बाहर निकलता है। हालांकि पूरी मीटिंग के दौरान भी उसका ध्यान बस अपनी घड़ी पर ही था। वो जल्दी से बाहर जाने लगता है तो सिप कहता है, आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।